सर 4 तुम्हारा कौन सा एडिशन है एनसीईआरटी का बबलू? सर 2011 था। 2011 के बाद की एनसीईआरटी देखो, मैंने कहा था कि नए वाले मैंने उसकी एनसीईआरटी। सर उसकी मैंने सॉफ्ट कॉपी भी सर उसकी डाउनलोड की है, जो न्यू एडिशन है उसमें भी सर वही दिख रहा था, और भी बुक्स में मैंने चेक किया। में भी वही। अच्छा ठीक है, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा कि सबसे अपग्रेडेड एनसीईआरटी में क्या है, आप चिंता ना सर करें। आपको मैंने उस दिन सर मैसेज पे किया था, आपने शायद से सीन नहीं किया था। अच्छा अच्छा, मैं देख लूंगा कोई ना, मैं देख लूंगा, आप चिंता नहीं कीजिए, मैं उसको खुद ही क्लियर कर दूंगा। मैंने कहा था कि दोनों अगर ऑप्शन में 4.2 से 6.1 हो तब तो एनसीईआरटी में वही टिक कीजिएगा, अगर लेकिन 4.5 से 5 आए तो फिर आप वही टिक कीजिएगा। दोनों एक साथ नहीं आएगा क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, दोनों एक साथ नहीं आएगा। मैं देख लूंगा, उसको क्लियर भी कर दूंगा। अब एनसीईआरटी ही किए हुए कुछ एनसीईआरटी में वो भी है, मैं सबसे नया वाला एनसीईआरटी 11th के बच्चों से किसी से मांगता हूँ, देखता हूँ कि 11th वालों के एनसीईआरटी में ये बात लिखा हुआ है, तभी मैं कह रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों की बुक पुरानी होगी ना, आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड किए होंगे, लेकिन जो बच्चे अभी 11th में पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाते टाइम में उन्होंने कहा, तो उनकी बुक सबसे अपग्रेडेड बुक होती है ना, हमारे पास हर तरह के बच्चे होते हैं हर साल वाले। तो जिनको अभी 11th में पढ़ा रहे हैं उनका बुक सबसे नया होगा, वो नया बुक खरीदते हैं। आपके पास जो बुक होगा वो पुराना होगा, समझ रहे हैं बात को बबलू? कम से कम 2 साल सर पुराना बुक होगा। नेट से जो डाउनलोड कर रहे होंगे वो ओल्ड कॉपी होगी, सबसे लेटेस्ट बुक नए वाले 11th के बच्चों के पास होगी, क्योंकि वो नया खरीदते हैं। ओके सर। ठीक है, चलिए। देखिए बायो एंजाइम क्या है, एंजाइम टर्म को दिया था कोहने साहब ने, इससे हमें साइंटिस्ट फाइंटिस्ट से लेना देना नहीं है, डिस्कवर किया था बकनर ने, कुछ नहीं लेना देना है। एंजाइम है क्या, चलिए आपको डेफिनेशन तो मैं बाद में लिखूंगा, पहले की एग्जांपल देखिए। देखो अगर मैं तुम्हें एक चीज समझाऊं, बड़े ध्यान से सुनना। जैसे मान लो तुम ऑक्सीजन इनहेल करते हो और तुम्हारे सेल्स उससे ग्लूकोज बनाते, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और ग्लूकोज को तुम्हारे सेल में मिलाया जाता है, और बदले में सेल क्या प्रोड्यूस करता है, एटीपी प्लस CO2 प्लस H2O। अच्छा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, अब तुम्हारी सेल्स में बना है, इसको बाहर निकालना होगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलता है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को भेजा जाता है तुम्हारे रेड ब्लड सेल में। कहाँ भेजा जाता है बोलो तो? रेड ब्लड आरबीसी। सेल में। आरबीसी में ये जाता है और आरबीसी में जाके ये पानी में घुल जाता है, और फिर वो एक खास तरह का कंपाउंड बनाता है जिसे हम लोग कहते हैं H2CO3, कार्बोनिक एसिड। इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। अब देखिए, जैसे अगर इसी रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं कि CO2 है और H2O है, तो इससे बन क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन रहा है, ध्यान रखिएगा। ये जो रिएक्शन है हम मान लेते हैं कि इसमें कोई एंजाइम अभी नहीं है, विदाउट एंजाइम। देखिएगा एंजाइम क्या होता है, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। कह रहे सर जानते हैं यहाँ पे इस रिएक्शन का रेट क्या है, रेट क्या होता है, तो कितना प्रोडक्ट बन रहा है पर यूनिट टाइम। रेट का मतलब ही होता है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, और यहाँ प्रोडक्ट की बात होगी। कह रहे कितना प्रोडक्ट बन रहा है, तो 200 मॉलिक्यूल बन रहे हैं 1 घंटे में। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी हर घंटे 200 मॉलिक्यूल बना रहे हैं कार्बोनिक एसिड का। लेकिन सेम रिएक्शन, बट अगर यही रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, CO2 प्लस H2O विथ या इन प्रेजेंस ऑफ, चले कौन से एंजाइम, तो एक एंजाइम है उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ध्यान रखिएगा। एंजाइम, इस एंजाइम के प्रेजेंस में हो तो प्रोडक्ट तो नहीं बदलेगा, प्रोडक्ट तो सेम ही होगा। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि यहाँ पे जो रेट होती है वो हो जाती है 6 लाख मॉलिक्यूल, और वो भी घंटे में नहीं बल्कि सेकंड में। आपने देखा कि एंजाइम ने इस रिएक्शन के रेट को कई गुना बढ़ा दिया, थोड़ा मोड़ा नहीं, हाईली एफिशिएंट है, कई टाइम्स बढ़ा दिया। पता है कितने टाइम्स बढ़ाया है? एनसीईआरटी कहता है कि 10 मिलियन टाइम्स बढ़ा दिया। कौन बढ़ा दिया 10 मिलियन टाइम्स? इंक्रीज करवा एंजाइम। दिया। कौन इंक्रीज कराया? तो एंजाइम। कह रहा है सर इसका मतलब ऐसा लगता है ना सर कि एंजाइम क्या है, तो एक तरह से ऐसा सबस्टांस है जो किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है। कह रहा है सर ऐसी चीज है जो किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ाए या घटाए, इनको कैटलिस्ट कहते हैं। और ये जो एंजाइम है
ये बायोलॉजिकल वर्ल्ड में पाया जाता है, सेल्स में पाया जाता है, ये एक बायो कैटलिस्ट है। जेनरली ये रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। आप सरफेस केमिस्ट्री में कैटलिस्ट पढ़ोगे तो पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, एक बढ़ाता है एक घटाता है, लेकिन एंजाइम्स जेनरली बढ़ाते ही हैं। और ये बायो कैटलिस्ट है, बायो का मतलब लाइफ, लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं। तो यहां से जो डेफिनेशन निकलता है वो ये निकलता है कि एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट which alters or you can say increases the rate of a रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं या ऑल्टर करते हैं। कह रहा है कि सर ये जो बगल में आपने डेटा लिखा है क्या ये याद करना है? बिल्कुल याद रखना है, एनसीईआरटी का डेटा है। 200 मॉलिक्यूल कितना मिलियन टाइम पढ़ा है, तो ये तो आपको हर एंट्रेंस में मिलेगा, हर टेस्ट में मिलेगा ये क्वेश्चन। 10 मिलियन, 1 बिलियन, 1 मिलियन, ये क्वेश्चन मिलेगा। कितने मॉलिक्यूल एंजाइम के प्रेजेंस में बन रहे हैं, तो 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे हैं। एंजाइम क्या है सबको समझ में आया? बताइए तो। यस सर। यस सर। यस सर। चल आगे चलते हैं। इसके बाद कह रहा है कि सर एंजाइम, ये तो चीज पता चल गया कि ये करता क्या है, ठीक है सर, एक चीज पता चल गया कि चलो सर रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है, लेकिन एंजाइम है क्या सर? इसका नेचर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, क्या है, कौन सा बायोमोलिक्यूल है? तो कह रहा है सुनो, तुम्हारी बॉडी में पाए जाने वाले सारे के सारे एंजाइम, इनफैक्ट लिविंग वर्ल्ड में पाए जाने वाले सारे के सारे एंजाइम प्रोटीनिशियस होते हैं विथ सम एक्सेप्शंस। तो एंजाइम्स क्या होते हैं जरा बताइए तो। एंजाइम्स आर प्रोटीनिशियस। एंजाइम्स आर प्रोटीनिशियस इन नेचर, ये प्रोटीन के बने होते हैं। तो पता चल गया यार, लेकिन सर ऐसा है ना कि सारा एंजाइम प्रोटीन का नहीं बना होता है, कुछ एक्सेप्शन भी है। और ये जो एक्सेप्शन हम लिखने जा रहे हैं ये आप क्लास 12th मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चैप्टर में पढ़ोगे, डीएनए आरएनए वाले चैप्टर में। वहां पे एक बड़ा ही फेमस एंजाइम है जिसके बारे में आप पढ़ोगे, उसका नाम है राइबोजाइम। और आपने पढ़ा भी है, इसी को हम लोग कहते हैं पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज आपने कब पढ़ा है? तो क्लास 12th ऐसे तो नहीं पास कर गए हैं, आपने ट्रांसलेशन टॉपिक में इसका नाम एनसीईआरटी में देखा होगा, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। दूसरा है राइबोन्यूक्लिएज पी। अब आप कहिएगा कि सर अगर सारे एंजाइम प्रोटीनिशियस हैं तो ये दोनों क्या है? अगर प्रोटीन के नहीं बने हुए हैं तो ये क्या है? तो कह रहा है ये न्यूक्लिक एसिड है, ये आरएनए के मॉलिक्यूल होते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल्स। ध्यान रखिएगा, जैसे अगर मैं बताऊं आपको कि राइबोजाइम जो है ये एक 23S का या फिर 28S का आरएनए जो आपके सेल्स में पाया जाता है, 23S का आरएनए और 28S का आरएनए, वो एंजाइम की तरह काम कर सकता है। और वो कौन से एंजाइम की तरह काम करता है बताइए तो जरा। राइबोजाइम, ठीक है। तो आपके देखो, आप एक बात जानो कि ऐसे तो डीएनए और आरएनए में एक बड़ा फेमस डिफरेंस है। डीएनए सिर्फ जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कर सकता है, आरएनए भी करता है जेनेटिक मटेरियल की तरह इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम, लेकिन आरएनए एंजाइम की तरह भी काम कर सकता है, जैसे 23S और 28S का आरएनए। कौन से एंजाइम की तरह? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, जिसको आप राइबोजाइम कहते हो। इतनी बात सबको क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है। कह रहा है बात ऐसा है सर, कुछ और बताओ। कह रहा है अच्छा सुनो, जैसे अगर तुमसे मैं एक बात पूछूं कि ठीक है ये कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारे ब्लड में जाके घुल रहा था, आरबीसी में घुल रहा था, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी कहता है कि तुम्हें पता है एक बात, तुम्हारी बॉडी का जितना रिएक्शन है, जितना, सब का सब एंजाइम बेस्ड है। मतलब कोई ऐसा रिएक्शन बॉडी में नहीं है जो एंजाइम के बिना हो रहा हो। इवन एक CO2 का पानी में घुलना भी एंजाइमेटिक रिएक्शन है, वो भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से हो रहा है। कह रहा है चलो सर बात मान लिया,
लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है सर? तो एक बात समझो, इमेजिन करो कि ये एंजाइम नहीं होता। जैसे मैंने क्या खाया, ग्लूकोज खाया या फिर कार्बो खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो मेरे सेल्स में रेस्पिरेशन चल रहा है, मैंने खाना खाया। अब रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट है कि आपको एटीपी मिलेगा, एटीपी के साथ साथ उसमें एक वेस्ट भी मिलेगा जिसका नाम है CO2। अब CO2 का क्या होगा, सुनिए मेरी बात को, CO2 को निकालना है, और CO2 ऐसे निकल रहा है, घुल के निकल रहा है। मान लो हम खुद खाना, मेरी बॉडी, एक मिनट रुकना तुम लोग जरा, शूज खोल लेने दो, दिक्कत होता है बैठ के शूज पढ़ाने में। ठीक है, अब कह रहा है कि मान लीजिए कि आपकी बॉडी में, ध्यान दीजिएगा, ये CO2 पानी में घुल रहा है। अच्छा, अगर मैं इसकी रेट की बात करूं तो आपको रेट दिखाई दे रहा है, 200 मॉलिक्यूल 1 घंटे में घुल रहा है। अच्छा, अगर ये बिना एंजाइम के हो रहा है तो आप सोच रहे हैं कि सिर्फ 200 CO2 निकल रहा है, अब वही एंजाइम आ जा रहा है तो 6 लाख, वो भी 1 सेकेंड में। अब अगर इस एंजाइम को हटा दीजिएगा तो CO2 बॉडी में बिल्डअप हो रहा है, लेकिन निकल नहीं रहा है क्योंकि रिएक्शन सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बना रहा है। अब नहीं निकलेगा बिना एंजाइम के। इमेजिन करो कि इस रिएक्शन, तुम्हारी बॉडी में ये एंजाइम नहीं होता तो CO2 बनता, बाहर निकलता कम। क्यों निकलता कम? क्योंकि रिएक्शन स्लो डाउन हो गया है, सिर्फ 200 CO2 घुलते। अब बाकी CO2 तुम्हारी बॉडी में होता, तुम्हारी बॉडी में CO2 बढ़ता, CO2 बढ़ने से तुम्हारी बॉडी को दिक्कत होता, मर जाते तुम। तो तुम्हारी बॉडी में जितने भी रिएक्शन हैं, सब के सब, जितने भी रिएक्शन चलते हैं वो कैसे रिएक्शन है? तो एंजाइम बेस्ड हैं, या उन्हीं को कहते हैं कि कैटलिस्ट बेस्ड रिएक्शन है। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. एवरी मेटाबॉलिक रिएक्शन, every metabolic reaction occurring in our body is catalyzed, या उसी को कहते हैं catalyzed और enzyme based। हर रिएक्शन हमारी बॉडी में कैटलाइज्ड है या एंजाइम बेस्ड है। अच्छा, मैंने कहा ये कैटलिस्ट क्या होता है, तो अभी अभी आप पढ़े हो, कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करता है, लेकिन सिर्फ अगर एक्सेलरेट करे। अगर कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को सिर्फ बढ़ा रहा है तो उसी को एंजाइम कहते हैं। ऐसे कैटलिस्ट जो रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, जरा बोलिए तो? Enzyme. Enzyme. विच एक्सेलरेट्स। एंजाइम घटाते नहीं है, कैटलिस्ट विच एक्सेलरेट्स the rate of a reaction is called enzyme। इतनी बात समझने में किसी को कोई तकलीफ है एंजाइम की? बताइए। No, sir. No, sir. ठीक है, नो सर। ठीक ठीक, होल्ड ऑन। GMD 4 वाले बच्चे हैं, GMD 5 वाले बच्चे हैं, GMD 1 2 3 वाले बच्चे भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं? बताइए तो जरा। Yes, sir. ठीक है, यस सर। अब आगे आते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ये कैटलिस्ट कैटलिस्ट जो आप बार बार कह रहे हो कि, अब थोड़ा ना समझो। कैटलिस्ट टॉपिक तुम पढ़ोगे सरफेस केमिस्ट्री में, क्लास 12 में पढ़े भी होगे, क्योंकि बोर्ड दिए हो तो सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12 में ही पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री में। वहां पे तुम देखे होगे कि कैटलिस्ट की तरह कौन काम कर रहा था रिएक्शन में, तो तुम देखे होगे कि निकल काम करता है, प्लैटिनम काम करता है, आयरन कभी कभी कैटलिस्ट की तरह काम करता है। निकल, प्लैटिनम, आयरन ये सब इनऑर्गेनिक है, जबकि ये जो तुम्हारा एंजाइम है ये भी कैटलिस्ट है, प्रोटीन है, लेकिन प्रोटीन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो देखो, कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक कैटलिस्ट और एक होता है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। जो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, जरा बताइए तो? Enzyme. इंजाइम। या उन्हीं को हम लोग बायो कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक? क्योंकि नॉन लिविंग वर्ल्ड में ऑर्गेनिक कैटलिस्ट नहीं पाए जाते हैं। और एक दूसरा कैटलिस्ट होता है जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता है। कहिएगा सर दोनों में अंतर क्या है, एंजाइम में और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में? तो अब सुनते रहिए। आपके ऑर्गेनिक कैटलिस्ट क्या होते हैं? आर प्रोटीन्स। आपको पता है कि ये प्रोटीन्स होते हैं। ये क्या होते हैं? तो आर निकल, प्लैटिनम, ETC। निकल, प्लैटिनम, ETC आप शॉर्टकट से समझ जाइएगा। ये अगर मैं ऑर्गेनिक, इनको बायो कह रहे हैं, मतलब लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं, अकर्स इन
लिविंग सेल, ये लिविंग सेल में पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट लिविंग सेल में नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे एंजाइम है, सुनना मेरी बात को, जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मान लो माल्टोज है, माल्टोज है, इसको तोड़ना है, तो तुम एक एंजाइम बुलाओगे जिसका नाम है माल्टेज एंजाइम, वो इसको तोड़ देगा ग्लूको प्लस ग्लूको में। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब इस माल्टोज को क्या तुम लाइपेज से तोड़ सकते हो, लाइपेज एंजाइम से? No, sir. No, sir. No. क्या क्या इसको No, sir. नो सर। प्रोटीएज से तोड़ सकते हो, प्रोटीएज से? No, sir. No, नो sir. सर। मतलब तुम माल्टोज को जब तोड़ोगे तो माल्टेज से तोड़ोगे, तुम्हें नहीं लगता है एंजाइम से स्पेसिफिक होते हैं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. एंजाइम्स कैटेलाइजेस स्पेसिफिक रिएक्शन, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक रिएक्शन कैटेलाइज करते हैं। लेकिन अगर मैं इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात करूं, निकल की, प्लैटिनम की, तो ये ढेर सारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं जरूरत के हिसाब से। तो ये क्या करते हैं, कैन कैटेलाइज मैनी रिएक्शन। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कैटलिस्ट में। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, आप खुद से धीरे धीरे पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे, या आगे एंजाइम में हम धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे। तो ये हो गया कि भाई हाँ, रिएक्शन को ऑल्टर करने वाले दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो हमारे सेल में पाया जाता है और एक हमारे नॉन लिविंग वर्ल्ड में, क्योंकि रिएक्शन तो दोनों जगह चल रहा है, बाहर भी अंदर भी। क्लियर है ये बात? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. देखो, अब कुछ टर्म्स सीखो। एक बड़ा ही फेमस टर्म है, मैं बता रहा हूँ, उस टर्म का नाम है रेट। देखो, रेट का मतलब यूनिवर्सली होता है अपॉन टाइम। जैसे तुम कहते हो एक्सेलरेशन क्या है, तो कहते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट का मतलब सुनो, रेट का मतलब होता है अपॉन टाइम, और तुम कह रहे हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वही हो गया क्या, एक्सेलरेशन। मैं तुमसे पूछ रहा हूं वेलोसिटी क्या है, तो तुम कहोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहां भी अपॉन टाइम। जहां भी वर्ड रेट यूज कर रहे हो उसका मतलब होता है अपॉन टाइम। केमिस्ट्री में जब रेट की बात होती है तो होता अपॉन टाइम है, लेकिन केमिस्ट्री में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे प्रोडक्ट बनता है, तो हम लोग कहते हैं रेट क्या है, कितना प्रोडक्ट कितने यूनिट टाइम में बन रहा है। इसी को तुम क्या कहना पसंद करोगे, बोलो तो? It. रेट Great. कहना पसंद करोगे। अब कह रहा है कि सुनिए, एक और बात जानिए। एक बड़ा ही फेमस रूल है जो आप फिजिकल केमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स में या सॉल्यूशन में चैप्टर में पढ़िएगा। ये रूल है थंब रूल। थंब रूल क्या है, तो सुनिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड था, पानी था, यहाँ पे ये घुल रहा था, H2CO3 बना रहा था। आपको पता है कि यहाँ की जो रेट है वो मान लीजिए क्या है, 6 लाख है, 6 लाख है हर एक सेकेंड में। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे जो एंजाइम है वो CA एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। यहाँ की मान लीजिए टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है इस टेम्परेचर को सर बढ़ा दो, 35 डिग्री सेल्सियस कर दो। अगर ध्यान दीजिएगा, हम इसको नीचे लिखते हैं ताकि आप समझ जाएं। मान लीजिए टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दूं तो ये 35 डिग्री हो जाएगा। कह रहा है रेट हो जाएगा डबल, रेट डबल हो जाएगा, 12 लाख पर सेकेंड बनने लगेगा। और कह रहा है सर 10 डिग्री अगर घटा दें तो रेट हो जाएगा हाफ। थंब रूल इतना ही है। थंब रूल कहता है कि तुम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट डबल, 10 डिग्री घटाओगे तो रेट हाफ हो जाएगा। दिस इज द थंब रूल। ठीक है, किसी को कोई तकलीफ? Yes, sir. फिजिकल No, sir. केमिस्ट्री में पढ़ोगे ऐसा होता है। आप फिजिकल केमिस्ट्री में विथ लॉजिक पढ़ोगे। क्या है, रेट डबल्स और डिक्रीजेस by half half for every 10 degree Celsius change in
आइदर डायरेक्शन। हर 10 डिग्री सेल्सियस चेंज के लिए रेट जो है या तो डबल होता है या तो हाफ हो जाता है। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एंजाइम के बारे में ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन है, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। आप कह रहे हो कि सर जरा सोच के देखो, कोई रिएक्शन सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बना रहा था 1 घंटे में, वो भी एंजाइम आया सर, उसको 6 लाख करवा दिया, वो भी 1 सेकेंड में। सर एंजाइम इतनी इफिशिएंटली कैसे काम कर लेता है? क्या आखिर एंजाइम के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी होती है कि वो रिएक्शन के रेट को इतना ज्यादा बढ़ा देता है? तो चलिए पहले तो एक सवाल लिखेंगे और फिर उसका जवाब जानेंगे। हाउ डू एंजाइम्स परफॉर्म such reactions very efficiently? आखिर एंजाइम्स जो हैं इन रिएक्शंस को इतनी इफिशिएंटली कैसे परफॉर्म कर लेते हैं? तो जवाब है, बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप घर पे हैं, घर पे वेल्ले बैठे हुए हैं, आपकी मम्मी कह रही है बेटा मार्केट चले जाओ, मार्केट जाओ। तो आप कहते हैं मम्मी 100 रुपए कमीशन दोगी तभी जाएंगे, एक्स्ट्रा 100 रुपए दोगी तभी जाएंगे। अब मम्मी आपको 100 रुपए दे रही है एक्स्ट्रा, तब आप इस काम को पूरा कर रहे हो, वर्क को पूरा कर रहे हो। मान लीजिए पापा है, पापा को देखते ही आप कहे कि नहीं पापा आपका, आप तो 10 रुपया दीजिएगा, वो भी आपके मन के ऊपर है, तब भी काम कर देंगे। पापा ने जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी थी, जो आप काम करने के लिए डिमांड कर रहे थे, उसको कम कर दिया। पापा ने कुछ किया ही नहीं, कुछ नहीं किया, बस उनके होने भर से आपने अपनी डिमांड घटा दी। आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे 100 रुपए में ही काम करेंगे, पापा क्या आते ही आप 10 रुपए में काम कर गए। This is how enzyme perform any work very efficiently. Actually, हर रिएक्शन को शुरू करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। हर रिएक्शन एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी डिमांड करता है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यही रिएक्शन था CO2 और H2O, और ये रिएक्शन कह रहा था कि अगर तुम मुझे शुरू करना चाहते हो तो मेरे को एक एक्टिवेशन एनर्जी दो। एक्टिवेशन एनर्जी क्या दो? तो मेरे को एक्टिवेशन एनर्जी दो तुम 40 कैलोरी। तब तक आपने क्या बुला दिया? पापा को बुला दिया, एंजाइम को बुला दिया। वो बोला 40 में मानोगे, डील तय करो, 10 कैलोरी में काम कर दो। कहते हैं हाँ कर देंगे। तो एंजाइम किसी भी रिएक्शन को शुरू होने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है, उस मिनिमम डिमांड को घटा के रेट फास्ट करता है। बताते हैं, अभी थोड़ा और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो एक्चुअली आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, एंजाइम लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी का नाम सुने हैं आप लोग इससे पहले? यस सर। Yes, sir. क्या Yes, होता है sir. एक्टिवेशन एनर्जी? सर एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई कर। किसी भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, उसी को क्या कहते हैं? Activation. आप तो Activation प्रैक्टिकल energy. लाइफ में देखते हो कि अगर एक माचिस की तीली है, वहां पे भी एक रिएक्शन होता है जब उसको जलाते हो, लेकिन वो अपने आप हवा में नहीं जल जाता है, उसको भी आपको थोड़ा सा एक्टिवेट करना पड़ता है, थोड़ा सा रब करना पड़ता है, तब जाके वो जलता है। गाड़ी का इंजन है, स्टार्ट जरूर हो जाता है, लेकिन उसको इग्निशन टेम्परेचर देना पड़ता है, इग्निशन अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके स्टार्ट होता है। आप देखोगे भी जहां चाबी लगाते हो वहां इग्निशन लिखा होता है। कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी है सर मिनिमम amount of energy required to initiate, or you can call it out, start a reaction. कह रहा है सर बात ऐसा है ना सर, हमारी बॉडी के पास किस चीज की कमी है सर, इतना सारा एनर्जी बना रहा है सर, दे देता। मान लीजिए कोई रिएक्शन सर 40 कैलोरी ही मांग रहा है, तो एनर्जी दे देने में क्या तकलीफ है? आखिर आपकी बॉडी को दिक्कत क्या है? बिना एंजाइम के भी तो काम कर सकता था। कह रहा है ना दिक्कत। चलो ठीक है, एक रिएक्शन है CO2 प्लस H2O, इससे H2CO3 बन रहा है, इसको तुम 40 कैलोरी दे दिए, तुम्हारे पास एनर्जी था तुम दे दिए। पता चला तुम्हारी बॉडी में हजारों रिएक्शन चल रहे हैं और सब रिएक्शन कह रहा नहीं भाई हमको 40 कैलोरी दो, हमको 50 कैलोरी दो, हमको 60 कैलोरी दो, कोई कह रहा है हमको 100 कैलोरी दो।
अब तुम्हारी बॉडी में जितने मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे हैं उनकी जितनी एनर्जी डिमांड है उतना एनर्जी तुम जिंदगी में नहीं बना पाते हो। मान लो कोई बाप है, उसके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चा कह रहा है पापा हमको 1-1 लाख का महीना दीजिए, तभी हम आपका काम भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, नहीं तो ऐसे वेला घूमेंगे। अब बाप सोचता है कि भाई इसको तो पैदा करके गलती की है, बताओ 1-1 लाख रुपया चारों बच्चा अगर मांग रहा है तो बाप उतना नहीं दे सकता है। उतना कमाए भाई, या तो दो ही चीज हो सकता है, या तो उतना बाप कमाता हो तो 1-1 लाख रुपया दे देगा भाई, 4 लाख रुपया। पता चला बाबूजी कमा रहे हैं 40,000, बेटा सब कह रहा है कि 4 लाख दीजिए, तो बाबूजी फिर जूता निकालते हैं, कहते हैं कि 2-2 जूता खा लो और डिमांड कम कर लो, 4-4 हजार रुपया देंगे तुम लोगों को, 16,000 में काम हो जाता है। कहने का मतलब है कि जितनी डिमांड है उतना होना भी तो चाहिए देने के लिए। तुम्हारी बॉडी के रिएक्शंस जितना डिमांड कर रहे हैं उतनी एनर्जी बनती ही नहीं है तुम्हारी बॉडी में। तो एक ही तरीका है, एंजाइम को बुलाया जाए, एक्टिवेशन एनर्जी कम कराया जाए और फिर मामला को सस्ते में निपटा दिया जाए। समझ में आया? व्हाई आवर बॉडी नीड एंजाइम, बोलिए तो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो मैंने आपको जो कहानी सुनाई उसका लैंग्वेज देखिए। एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी को मैं ई लिखूं तो चलेगा? ए लिखूं? Yes, sir. Actually, A required for such a large number of reaction cannot be provided by living system। कोई living system उतनी एनर्जी नहीं दे सकता है, living systems। therefore एंजाइम्स, इसी वजह से जरूरत पड़ती है एंजाइम्स की। क्लियर है ये बात? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आगे आपको Yes. एक नीट में आया हुआ क्वेश्चन सिखाते हैं। जरा हम पानी पी लेते हैं फिर सिखाएंगे। कुछ पूछना है आप बेशक पूछ सकते हैं। चलिए, कह रहा है कि सर आप कह रहे थे कि नीट में आया हुआ क्वेश्चन सिखाते हैं। नीट में आया हुआ क्वेश्चन छोड़िए, आपको एनसीईआरटी का एक बड़ा ही कमाल का ग्राफ सिखाते हैं, आराम से आप सीख जाइएगा। चलिए पहले तो एक्स एक्सिस बनाइए और वाई एक्सिस बनाइए, दो ग्राफ बनाइए। दिस इज वाई एक्सिस और जस्ट यहाँ पे एक्स एक्सिस बना देते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस। कह रहा है ठीक है सर, यहाँ पे हम लोग वाई पे प्लॉट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को, वाई पे प्लॉट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। एक्स पे प्लॉट करेंगे रिएक्शन के प्रोग्रेस को, प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन, ठीक। कह रहा है सर एनर्जी की जो यूनिट होती है, या तो जूल में मन करे तो जूल में समझ लो या फिर कैलोरी में समझ लो, ठीक है। मान लो एक सबस्ट्रेट है, फॉर एग्जांपल मान लो एक सबस्ट्रेट है, ठीक, ऐसे है एस बोले तो सबस्ट्रेट, उसके पास अभी 20 कैलोरी एनर्जी है, 20 कैलोरी एनर्जी है एक सबस्ट्रेट के पास। मान लो मेरे पास 20 रुपया है। अब इस सबस्ट्रेट से आपको प्रोडक्ट बनवाना है, लेकिन इसके पास 20 कैलोरी एनर्जी है और कह रहा है हमको ना 40 कैलोरी तुम और दे दो, तभी जाके हम काम करेंगे। 40 कैलोरी और देने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, ये सबस्ट्रेट था, इसको हमने क्या किया, बड़े आराम से आप सुनिए मेरी बात को, आप समझ जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया, इसके पास हमने इसको दे दिया, ध्यान दीजिएगा, इसको पहुंचा दिया। मान लीजिए ये वाला जो वैल्यू है ये 80 कैलोरी है, ये 80 कैलोरी है। सबस्ट्रेट था, उसको 80 कैलोरी तक लेके गए, इसने बना दिया P बोले तो प्रोडक्ट, P बोले तो प्रोडक्ट बना दिया, ठीक। S बोले तो, S क्या है जरा बताइए तो? Substrate. सबस्ट्रेट। Substrate. कह रहा है सर ठीक है सर, एक चीज देखो सर ध्यान से, देखो हर रिएक्शन जब शुरू होता है तो सबस्ट्रेट होता है, प्रोडक्ट बनता है, बीच का जो स्टेज होता है ना उसको हम लोग कहते हैं
ट्रांजिशन स्टेट क्या कहते हैं? बीच का मझधार वाला स्टेज होता है, जब सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच का एक स्टेज होता है मझधार वाला। कह रहा है सर, जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर वालों से कह रहे थे कि हमको 100 रुपया दो, वैसे ही ये रिएक्शन 20 कैलोरी पे प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट कर रहा था, हमने इसको ये एक्स्ट्रा एनर्जी दिया है, 20 रुपया इसके पास था, इसको 80 पे हमने पहुंचाया है, मतलब ये है इसका एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इस रिएक्शन का आपको कितना दिखाई दे रहा है? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 80 कैलोरी पे आपने पहुंचाया है, 20 इसके पास था, एक्स्ट्रा आपने कितना दिया है? 20 कैलोरी दिया है, मतलब इस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी हुआ 60 कैलोरी। तब जाके ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, जब तक इसको 60 कैलोरी दोगे नहीं तब तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। अच्छा, यहां से एक एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन निकलता है। डेफिनेशन निकलता है कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड सबस्ट्रेट स्टेट। मेरे पास 20 रुपया है, मेरा ट्रांजिशन स्टेट है 80 रुपया, मुझे एक्स्ट्रा 60 रुपया दिया गया, तब मैं 80 पे पहुंचा। इसी को क्या कह रहे हैं हम लोग? एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को तुम डिफाइन करोगे डिफरेंस, ध्यान दीजिएगा पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन एनर्जी वैल्यू ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एंड पूछा ही पूछा जाएगा। इसमें कुछ चीजें पूछी गई हैं, कुछ नहीं पूछी गई हैं। अभी वो पढ़ा रहे हैं जो नहीं पूछा गया है, ये पूछा जाएगा। कह रहा है सर ठीक है, इस रिएक्शन को जो एनर्जी चाहिए था वो चाहिए था कितना? तो 60 कैलोरी, लेकिन आपको पता है सर ये एनर्जी इसको चाहिए विदाउट एंजाइम, ये बिना एंजाइम के इतना मांग रहा है। कह रहा है अच्छा, एंजाइम को बुलवाइए सर। बुलवाते हैं एंजाइम को। जब आपने एंजाइम को बुलवाया तो देखिए एंजाइम ने क्या किया। एंजाइम ने क्या किया, इसी सबस्ट्रेट को, ध्यान दीजिएगा, इसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा दिया, सेम प्रोडक्ट में, सेम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा दिया। लेकिन देखिए कितने पे, इसको देखिए, इसको मैच कीजिए। पता चला यहाँ पे इसको 80 तक लेके जाना था, एंजाइम ने इसका काम 40 कैलोरी पे ही करवा दिया। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कितना है बताइए तो? 20 तो आपने क्या 20 सीखा कि 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 कैलोरी। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी घटा या नहीं घटा बताइए तो? घटा। Yes, और ये किसके आने से कम हो गया? एंजाइम के। व्हाट एंजाइम इज डूइंग? आप इस ग्राफ को देख के बड़े तसल्ली से समझ पा रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट एंजाइम। क्या है। एक्टिवेशन Yes, एनर्जी को तुम ट्रांजिशन स्टेट के टर्म में कैसे डिफाइन करोगे, समझ में आ रहा है? yes sir. अच्छा, एक चीज नोटिस करते हैं, जैसे ये हमारा सबस्ट्रेट, इसके पास 20 रुपया है, जरा प्रोडक्ट की एनर्जी वैल्यू देखिए। आप देखेंगे कि प्रोडक्ट सबस्ट्रेट से नीचे है। मान लीजिए इसके पास 10 कैलोरी है। सुनो, मैं बाजार जा रहा था, मेरे पास 20 रुपया था, जब बाजार से आए तो मेरे पास 10 रुपया है। पैसे का गेन किया है या लॉस किया है? लॉस किया है। Loss. जब मैं पैसे का लॉस करूंगा, ये रिएक्शन में जब सबस्ट्रेट एंटर कर रहा था तो इसके पास 20 रुपया था, जब निकला तो इसके पास 10 कैलोरी है। इसने अपनी एनर्जी लूज करी है क्योंकि प्रोडक्ट नीचे है। और अगर लूज किया है, किसी रिएक्शन में अगर एनर्जी निकलता है तो उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं या एंडोथर्मिक कहते हैं? Exothermic. तो आपने एक्सोथर्मिक। यहाँ से नीट में पूछा होगा क्वेश्चन है, यहाँ से एक कॉन्क्लूजन निकाला। कॉन्क्लूजन ये निकाला कि अगर प्रोडक्ट की एनर्जी वैल्यू या प्रोडक्ट सबस्ट्रेट के नीचे है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर प्रोडक्ट यहाँ पे बनता, देखो मैं पॉइंट कर रहा हूं, पी पे बनता, तो तुम क्या कहते अगर पी पे बनता? तो इसके पास था मान लो 20, ये 30 पे बना। तुम बात, मैं मेरे पास 20 रुपया था, मैं बाजार से वापस आया, मेरे पास 30 रुपया हो गया, पैसा मैंने गेन किया। इस रिएक्शन में इसके पास 20 रुपया था, प्रोडक्ट बना, इसके पास 30 कैलोरी एनर्जी आ गया, 10 कैलोरी बढ़ गया, एनर्जी गेन हुआ। अगर प्रोडक्ट सबस्ट्रेट से ऊपर है तो रिएक्शन एक्सो है या एंडो है?
एंडो एंडोथर्मी से पूछा गया था। तो कॉन्क्लूजन बड़े ही आराम से आप समझ रहे हैं, बताइए। यस सर Yes, sir. तो यस सर। और यही कॉन्क्लूजन एनसी नीट में पूछा गया है। तो आप चाहे तो मैं कॉन्क्लूजन आपके लिए लिख दूंगा। कॉन्क्लूजन है जो नीट में पूछा गया है, एंड वाइस वर्सा भी आप उसको समझ रहे हैं कि नीचे और ऊपर रहने से प्रोडक्ट का क्या मतलब निकलता है। इफ एनर्जी ग्राफ देखते रहिए, कोई तकलीफ है तो पूछ लीजिए। पढ़िए, कोई तकलीफ इसमें किसी को? नो सर नो सर। आसान है, ये बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस फिगर से अब जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ट्रांजिशन स्टेट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए पूछा जा सकता है। फिगर एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नीट में आ चुका है, जो नहीं आया है वो भी मैंने बता दिया। तो अगर आप लोगों को ठीक लगे तो आगे चलें, या फिर पानी वानी पीजिएगा, पानी वानी पी लीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि सर अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोई एंजाइम कैसे काम करता है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक, क्या है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, आपको समझाते हैं। देखिए एंजाइम्स कैसे काम करते हैं, इसको सबसे पहले दो मैकेनिज्म से समझाया जाता है। एक तो है लॉक एंड की हाइपोथेसिस, लॉक एंड की हाइपोथेसिस, और एक और है जो अभी तुरंत पढ़ेंगे। इसको दिया है एमिल फिशर साहब ने, ध्यान रखिएगा, बाई एमिल फिशर। एमिल फिशर ने दिया है, आपको नाम नहीं याद रखना चाहते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। फिशर। क्या है लॉक एंड की हाइपोथेसिस, तो सुनिए। आपको पता है कि जैसे मान लीजिए कोई ताला है, सपोज कीजिए कोई ताला है, मान लीजिए कोई लॉक है, ठीक, दिस इज अ लॉक, ठीक, ये लॉक है। अब कह रहा है सर लॉक है और ये कोई उसकी चाबी है, दिस इज द की, दिस इज की। कह रहा है सर अगर दोनों मिलेंगे तो लॉक ओपन हो जाएगा, वरना ओपन नहीं होगा। लॉक में एक खांचा बना हुआ है, उसी में जाके चाबी फिट हो जा रहा है। कह रहा है सर एक बात जानते हैं, जैसे लॉक होता है और लॉक में खांचा बना हुआ होता है, वैसे ही आपका एंजाइम होता है। एंजाइम जो है ये किसकी तरह होता है, लॉक की तरह। और इसमें जो खांचा बना होता है, उस खांचे को हम लोग कहते हैं एक्टिव साइट। इसी एक्टिव साइट पे बिल्कुल उस खांचे के शेप का, जैसे आपकी चाबी होती है, आता है कौन, तो सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट किसकी तरह काम करता है, चाबी की तरह। दोनों एक दूसरे से बाइंड करते हैं। जब बाइंड करते हैं, अगर चाबी उसके जैसा नहीं होगा, सबस्ट्रेट इसके शेप जैसा नहीं होगा, तो बाइंड नहीं करेगा। बनता है एंजाइम। एंजाइम
सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद क्या होता है, ये एंजाइम क्या करता है, एज सच अलग हो जाता है और बदले में यहाँ पे क्या बन जाता है, तो प्रोडक्ट बन जाता है। हियर वी गॉट प्रोडक्ट एंड हियर वी गॉट एज इट इज एंजाइम। तो आपने क्या सीखा कि एंजाइम एक ताले की तरह होता है, सबस्ट्रेट उसकी चाबी की तरह होता है, दोनों एक दूसरे में फिट हो जाते हैं और फिट हो जाते हैं तो प्रोडक्ट बन जाता है। मतलब आपको इस थ्योरी से पता चलता है कि एंजाइम्स जो हैं हाईली स्पेसिफिक होते हैं। जैसे हर ताले की एक पार्टिकुलर चाबी होती है, उसी चाबी से वो ताला खुलता है, किसी भी चाबी से नहीं खुल जाता है। वैसे ही हर एंजाइम का एक पार्टिकुलर सबस्ट्रेट होता है। जैसे इसको समझिए, जैसे माल्टोज है, माल्टोज क्या है, एक सबस्ट्रेट है। आप इसका एंजाइम दीजिए माल्टेज, तब जाके आपको प्रोडक्ट मिलेगा ग्लूको प्लस ग्लूको। मतलब अगर आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट बने तो आपको सेम सबस्ट्रेट देना पड़ेगा, कोई दूसरे सबस्ट्रेट से ये एंजाइम काम नहीं करेगा। ये नहीं कि माल्टेज जो है आपके लैक्टोज को तोड़ दे रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। इस थ्योरी से पता चलता है जैसे हर एक ताले की एक फिक्स चाबी होती है, ताला और चाबी आपस में स्पेसिफिक होते हैं, वैसे ही एंजाइम क्या होते हैं, हाईली Specific. Specific. it proves that enzymes are specific in nature। क्लियर है सबको पहला थ्योरी? एक बार देख लीजिए, कुछ पूछना है पूछ Yes, लीजिए। sir. आइए, एक और दूसरी भी थ्योरी है, वो भी थ्योरी हम लोग अभी तुरंत पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा सेकंड थ्योरी क्या है। वो सेकंड थ्योरी है इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी क्या है, तो देखो, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी को दिया है कॉसलैंड साहब ने। नाम नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा काम। कॉसलैंड ने कॉसलैंड ने दिया है। क्या कहना था कॉसलैंड साहब का, तो सुनिए। कॉसलैंड साहब का कहना था कि हर एंजाइम के पास, जैसे मान लीजिए ये एक एंजाइम है, अभी सुनते रहिएगा, आपको सब कुछ मतलब समझाएंगे। जैसे मान लीजिए ये एक एंजाइम है, उनका कहना था कि हर एंजाइम के पास दो जगह होता है, दो साइट होता है। एक साइट जो है वो कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, एक्टिव साइट, या इसी को हम लोग कहते हैं बटरसिंग साइट। एक्टिव साइट को ही उन्होंने कहा बटरसिंग साइट। अच्छा, एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है। और दूसरा वाला जो साइट होता है, देखो मैंने कैंची बनाया है, सीजर बनाया है, ये दूसरा वाला साइट होता है कैटालिटिक साइट। कैटालिटिक साइट, इनका कहना था कि हर एंजाइम के पास दो साइट होते हैं, एक्टिव एंड कैटालिटिक। कैटालिटिक काटने का काम करता है, मतलब सबस्ट्रेट को, बॉन्ड को तोड़ने फोड़ने का काम करता है। कह रहा है मान लीजिए आपने एक सबस्ट्रेट बुलाया, मान लीजिए दिस इज द सबस्ट्रेट, फॉर एग्जांपल दिस इज योर सबस्ट्रेट। कह रहा है अच्छा क्या होगा, तो दोनों बाइंड कर जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा कैटालिटिक साइट दूर है, कैटालिटिक साइट दूर है, देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कैंची बना दिया है, दिस इज कैटालिटिक साइट। यहाँ पे आपका कौन सा साइट है, बटरसिंग साइट है, यही है एक्टिव साइट, तो इस पे आपका सबस्ट्रेट आके जुड़ जाएगा। अच्छा, सबस्ट्रेट के जुड़ते ही ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा ईएस कॉम्प्लेक्स। ईएस कॉम्प्लेक्स बोले तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। कह रहा है सर इसके बाद क्या होगा, कह रहा है देखो इसका नाम क्यों इंड्यूस्ड फिट थ्योरी पड़ा वो सुनो। कह रहा है सर पहले कैटालिटिक साइट और एक्टिव साइट दूर होते हैं, लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, सबस्ट्रेट इस एंजाइम को इंड्यूस करता है, उकसाता है, क्या करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशनल चेंज के लिए, यानी शेप बदलने के लिए। और आप बड़े ध्यान से देखिए,
as the substrate binds with the enzyme, the shape of enzyme has got altered. उसका shape बदल गया है और shape बदल के enzyme के पास एकदम कैटालिटिक साइट के करीब आ गया है बटरसिंग साइट। और जब करीब आ गया है तो अगले स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्रोडक्ट बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को ये काट के हटा दिया, प्रोडक्ट बन गया और एंजाइम फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में एज सच बाहर आ जाता है। दिस इज एंजाइम, जैसा था वैसा ही बाहर आ जाता है। यहाँ पे आपका एक्टिव साइट होगा, दूसरी जगह पे कैटालिटिक साइट होगा। सुनिए ध्यान से बात को, इसको इंड्यूस्ड फिट थ्योरी क्यों कह रहे हैं। कह रहा सर ऐसा है ना, एंजाइम के पास दो साइट होते हैं, एक एक्टिव साइट जिसको हम लोग बटरसिंग कह रहे हैं, दूसरा कैटालिटिक साइट। बटरसिंग साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है, जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम पे फिट होता है वो एंजाइम को इंड्यूस करता है उसके शेप को बदलने के लिए। शेप बदलने से क्या होता है, कैटालिटिक साइट आ जाता है एक्टिव साइट के पास, वो सबस्ट्रेट के पुराने बॉन्ड को तोड़ता है, नए बॉन्ड को बनवाता है। कह रहा है इसकी वजह से प्रोडक्ट बनता है। आप क्या जानोगे यहाँ पे, जानोगे कि एंजाइम का ये क्या बताता है, तो बताता है जरूरत पड़ने पे एंजाइम अपने शेप को थोड़ा बहुत बदल सकते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। समझ में आया बात? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं लैंग्वेज लिख देता हूं, देखिए। as the S binds with enzyme at active site, it induces, induce का मतलब होता है उकसाना, it induces the enzyme to change its shape and bring catalytic site near, catalytic site near substrate। देख रहे हैं, near S, क्या बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, सबको समझ में आया? बोलो। Sir. Yes, इस sir. थ्योरी से sir. तुम्हें सर क्या पता चलता है कि एंजाइम्स किस नेचर के होते हैं, फ्लेक्सिबल नेचर के। समझ में Flexible. आई बात? बोलो। Yes, इस Yes, sir. थ्योरी से Yes. पता चलता है कि Yes, एंजाइम्स sir. फ्लेक्सिबल होते हैं नेचर में। ये था एंजाइम के काम करने का तरीका। एंजाइम ताले और चाबी की तरह काम करते हैं, जरूरत पड़ने पे प्रोडक्ट बनवाने के लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी भी शो करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसका नाम इंड्यूस्ड फिट थ्योरी क्यों पड़ा आप बहुत आराम से समझ गए हैं। बताइए। Yes, sir. ठीक है, पानी वानी पी लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है बेशक पूछिए, शर्माइए घबराइए नहीं। यार ऑनलाइन पढ़ाने में ना बैठे बैठे हालत खराब हो जाता है। ऐसे क्लास में थोड़ा टहलते टहलते रहते हैं, पढ़ाने में मजा आता है। ऑफलाइन, ऑनलाइन में तो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। और अभी ना मेरी लगातार तीनों ऑनलाइन है। शाम में तो ऑनलाइन ही है क्योंकि 11 12 के बच्चों को बुलाया नहीं गया ऑफलाइन। सुबह में एक बैच मेरे पास ऑनलाइन है तुम लोगों वाला, जो सारे ऑफलाइन है। अब लगातार अगर आपको ऑनलाइन क्लास लेना हो तो उसमें क्या होता है ना कि भयंकर दिन भर बैठे रहो, एकदम पेट पूट निकल जाता है भाई बहुत बैठ के पढ़ाने में। मैंने पिछले साल से, मैं जब से ये सेटअप हुआ है ऑनलाइन, तब से पेट ही निकलने लगा है। गजब प्रॉब्लम हुआ है, उसके लिए फिर उसको कम करो। बैठ के पढ़ाना है, बस बैठे रहना है, बोलते रहना है, काम धाम है नहीं। ऑफलाइन में थोड़ा तो फिजिकल वर्क हम लोग का खूब होता है ना, चलते रहो टहलते रहो क्लास में। ऑफलाइन में तो नॉन स्टॉप पढ़ाना होता है, बैठ नहीं सकते हो। चलो आगे चलते हैं। आगे चले ना, अब तक एंजाइम की हर एक बात बहुत स्मूथली आप लोगों को समझ में आ रही है। Yes, sir. Yes.
चलिए अब Yes, जो sir. आपको पढ़ाने जा रहे हैं वहां पे एंजाइम में बच्चे बहुत परेशान होते हैं, बहुत मतलब उनको समझ में नहीं आता है इसका क्या किया जाए। वो है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। तरह तरह के एंजाइम होते हैं, उनको अलग अलग तरीके से बांटा गया है और उनका नामकरण कैसे करते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी में है, नॉमेनक्लेचर नहीं है, लेकिन हम लोग दोनों पढ़ लेंगे, ज़्यादा देर का नॉमेनक्लेचर नहीं है। कह रहा है सर क्लासिफिकेशन एंजाइम, बहुत तरह के एंजाइम होते हैं, कैसे कैसे तरह के होते हैं। तो एंजाइम को 6 क्लास में बांटा गया है। एंजाइम्स आर डिवाइडेड into 6 क्लासेस, 6 क्लास में बांटा गया है। अब बच्चों को ना ये याद नहीं होता है, अब याद नहीं होता है तो उसका सबसे सिंपल और साधारण तरीका अभी रटवाते हैं आपको। अभी आप रट लीजिए और फिर देखिए डिटेल पढ़ने में कितना मजा आएगा। जो पहला क्लास होता है उसका नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज, ये फर्स्ट क्लास है। जो दूसरा है वो है ट्रांसफरेज, जो तीसरा है वो है हाइड्रोलेजेस, चौथा है लाएजेस, पांचवा है आइसोमरेजेस एंड छठा है लाइगेजेस। एक ही बार में तुमको याद हो जाएगा, उसके बाद बताते हैं क्या करना है। कह रहे सर जो पहला है उसका नाम है डिहाइड्रोजिनेज या ऑक्सीडो रिडक्टेज। सर ये हाइड्रोजन का ट्रांसफर कराता है, ठीक। दूसरा है ट्रांसफरेज, ये हाइड्रोजन को छोड़ के किसी भी दूसरे ग्रुप का ट्रांसफर कराता है। पहला हाइड्रोजन का, दूसरा हाइड्रोजन को छोड़ के किसी भी दूसरे ग्रुप का। तीसरा है हाइड्रोलेजेस, हाइड्रो मतलब पानी, ये पानी के प्रेजेंस में तोड़ता है। और चौथा है लाएजेस, ये बिना पानी के तोड़ता है। पांचवा है आइसोमरेज, ये आइसोमर में कन्वर्ट करता है, जैसे ग्लूकोज है तो उसका आइसोमर फ्रक्टोज है उसमें कन्वर्ट कर देगा। छठा है लाइगेसेस, ये जोड़ता है, पहला हाइड्रोजन का ट्रांसफर कराता है, दूसरा हाइड्रोजन को छोड़ के किसी भी दूसरे ग्रुप का ट्रांसफर कराता है, तीसरा पानी के प्रेजेंस में तोड़ता है, चौथा बिना पानी के तोड़ता है, पांचवा आइसोमर में कन्वर्ट करता है और छठा जोड़ता है। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? बोलिए। Yes, sir. चलिए, Yes. तो इसका सबसे पहला टाइप, अब जरा इसका डिटेल्ड वर्जन देखते हैं। मैंने आपको एक बार में याद करा दिया, ये एकदम ब्रह्मास्त्र है, आपको याद हो गया, खत्म कहानी इसकी। इसी चीज को देखिए, डिटेल्ड वर्जन देखते हैं। पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज या इसी को कहते हैं डिहाइड्रोजिनेज। कह रहा है सर नहीं समझ में आया। देखो केमिस्ट्री में पढ़े होगे कि अगर कहीं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है तो वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। ये एंजाइम रेडॉक्स रिएक्शन करवाता है, इसी का नाम है डिहाइड्रोजिनेज। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में या तो इलेक्ट्रॉन के टर्म में डिफाइन कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस हो रहा है, या प्रोटॉन के टर्म में डिफाइन कर सकते हो। प्रोटॉन कहते हैं H प्लस को। इसका जो डिहाइड्रोजिनेज का मतलब होता है, डी का मतलब होता है हटाना, हाइड्रोजन को हटाना। एक्चुअली ये ऐसा एंजाइम है जो या तो रेडॉक्स रिएक्शन कराता है या फिर कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का ट्रांसफर कराता है। तो एंजाइम सिंपल भाषा में समझो, किस चीज का ट्रांसफर कराता है? हाइड्रोजन का, ठीक है। Yes, sir. नाम से ही क्लियर, रेडॉक्स रिएक्शन और ट्रांसफर ऑफ H प्लस या इलेक्ट्रॉन्स। कह रहा है सर नहीं समझ में आया। जैसे आपको नहीं समझ में आया ना, वैसे ही मेरे को नहीं समझ में आया। जो एग्जाम्पल लिख रहे हैं याद नहीं रखिएगा, बस समझिए। देखिए एक बड़ा फेमस रिएक्शन है, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल को NAD के साथ मिला दीजिए और एक एंजाइम दे दीजिए, उसका नाम है अल्कोहल, याद नहीं रखिएगा, डिहाइड्रोजीनेज। सुनिए, इसका नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजीनेज। अल्कोहल से जो हाइड्रोजन को हटाए, जानते हैं, अल्कोहल से हाइड्रोजन को हटा के और
भेज दिया जाता है NAD पे, हाइड्रोजन को। जब NAD पर भेजा जाता है तो NAD कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में, और अल्कोहल से हाइड्रोजन हटाने की वजह से वो बदल जाता है एल्डिहाइड में। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये NAD के पास हाइड्रोजन आया है, और वो हाइड्रोजन कहाँ से आया है, तो आपके अल्कोहल से, और इस वजह से अल्कोहल एल्डिहाइड में और NAD NADH2 में कन्वर्ट हो गया है। समझ में आया? बोलिए तो। Yes, sir. रिएक्शन याद Yes, रखिएगा, sir. रिएक्शन याद नहीं रखिएगा। दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा है ट्रांसफरेज। मैं कह ही रहा हूं कि हाइड्रोजन को छोड़ के किसी भी दूसरे ग्रुप का ट्रांसफर कराएगा, तो सेम रहेगा डेफिनेशन, बस एक लाइन बदल जाएगा। एंजाइम कैटेलाइजिंग ट्रांसफर ऑफ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन। अब इसका भी एक एक रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन याद नहीं रखिएगा, धीरे धीरे आप आगे के चैप्टर्स में पढ़िएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, एग्जांपल आपको रिएक्शन के ही बेसिस पे समझाएंगे। आप इस रिएक्शन को कई बार पढ़े हैं। जैसे आप जब ग्लूकोज खाते हैं तो वो सेल्स में ग्लाइकोलिसिस में जाता है, और ग्लाइकोलिसिस का ये फर्स्ट स्टेप है। अगर ग्लूकोज है और ATP है, और एक बड़ा फेमस एंजाइम है, उसका नाम है ग्लूकोकाइनेज एंजाइम। ग्लूकोकाइनेज एंजाइम क्या करता है, एटीपी से फॉस्फेट को हटा के, एटीपी से फॉस्फेट को हटा के ग्लूकोज के छठे नंबर कार्बन पे भेज देता है, तो ग्लूकोज बदल जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। प्लस एटीपी से फॉस्फेट हटा दिए तो वो एटीपी ना रह के एडीपी बन गया। आई बात समझ में सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. इसी को हम लोग यस सर। फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं, कि ग्लूकोज में फॉस्फेट जोड़ा गया है, इसी को हम लोग कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, दिस ग्लूकोज हैज बीन, पढ़ोगे आप ये रिएक्शन कहाँ पढ़ोगे आप? ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है, फॉस्फोराइलेटेड। तो यहाँ पे ये जो है उसका फॉस्फोराइलेशन हुआ है। कह रहा है सर कोई और, जैसे यहाँ पे आपने क्या देखा, जैसे काइनेज, जितने भी काइनेज ग्रुप के एंजाइम होते हैं ना, काइनेज, वो फॉस्फेट का ट्रांसफर कराते हैं, ट्रांसफर। जैसे यहाँ पे ग्लूकोकाइनेज है, तो आप देख रहे हैं उसने फॉस्फेट का ट्रांसफर कराया है, ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। एंड अगर मैं बताऊं काइनेज के बाद दूसरा है ट्रांस एमाइनेज। अगर मैं ट्रांस एमिनेज की बात करूं तो वो अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर कराता है, ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप, वो अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर कराता है। ठीक है, सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं हाइड्रोलिसिस पे। हाइड्रोलिसिस के बारे में आप बहुत डिटेल में पढ़ के आए हो, मैं आपको समझाता हूँ। थर्ड है हमारा, सॉरी, थर्ड है हमारा। अच्छा, मैं थोड़ा आराम से बात कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नहीं कर रहा हूँ, स्मूथली पढ़ा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत किसी को? नो सर। No, sir. ऐसा फील हो No, रहा sir. होगा No, कि sir. एनर्जी की कमी है, तो एनर्जी की ही कमी है भाई। सुबह में एक्चुअली क्या हो गया ना कि ब्रेकफास्ट में लेट हो गया है, उसके बाद नॉन स्टॉप क्लासेस हैं, आज मैंने ब्रेकफास्ट किया ही नहीं है, और सुबह में नॉन स्टॉप 3.5 घंटे बोलने होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्मूथली पढ़ा रहा हूँ। इसमें कोई, आराम से पढ़िए, ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, एक ही बार में बातें समझ में आ जा रही होंगी, है ना? Yes, sir. यस सर। Yes, स्मूथली, sir. स्मूथ पढ़ने का भी ना एक मज़ा होता है, पता है? दो तरीके से पढ़ाते हैं हम। जब आप चीज़ों को स्मूथली बोलते हो ना, आराम आराम से बोलते हो, तो एक बार में बच्चे बातों को पिक कर लेते हैं। और एक दूसरा वर्जन होता है एम्फेसिस करके पढ़ाना, जोर देके पढ़ाना, एक चीज़ को 4-5 बार बोल रहे हो,
वहां पे बच्चे लो नहीं फील करते हैं, वो चीजों को समझते एक ही बार में, लेकिन लो नहीं फील करते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। जैसे अभी स्मूथ मोड में पढ़ा रहे हैं, इसमें बच्चे सामने वाले कई बार सो जाते हैं। तो ऑनलाइन स्मूथ नहीं पढ़ा सकते हैं, ऑफलाइन स्मूथ जरूर पढ़ाते हैं। ऑफलाइन क्लास में बोर्ड पे एकदम स्मूथली आराम आराम से बोल के पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चा सामने सोएगा तो टोक देंगे। लेकिन अगर मेरी एनर्जी लेवल ऑनलाइन क्लास में कम है, मतलब सामने वाला बच्चा सो जाएगा, उसको लगेगा कि पता नहीं टीचर क्या पढ़ा रहा है, एकदम धीरे धीरे बोल रहा है। तो उसको उसको कॉन्शियसली सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो एनर्जी ट्रांसफर फिर नहीं हो पाता है। लेकिन जरूरी है कि ऑनलाइन क्लासेस में एनर्जी ट्रांसफर हो, वरना बच्चे फिर लो फील करने लगते हैं, उनको थोड़ी देर बाद नींद आने लगता है, बोरिंग सा, ऐसा लगता है कोई बोरिंग सा फिल्म चल रहा है थोड़े टाइम बाद। क्या? ऑनलाइन में भी सर आपके इंटरेस्टिंग होते हैं लेक्चर्स। हाँ वो तो है ही। अगर हाइड्रोलाइसिस पे बात कर ले हम लोग, देखिए अभी अभी मैंने कहा है कि ऐसा एंजाइम जो पानी के प्रेजेंस में तोड़े। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, एक चीज इसलिए याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मैंने जो सीक्वेंस में एंजाइम्स को लिखा है, ये इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है, अपने हिसाब से नहीं ऊपर नीचे कर देना है कि नहीं सबसे पहले सर हम हाइड्रोलिस बोलेंगे, पानी के प्रेजेंस में तोड़ता है, नहीं। इसी सीक्वेंस में नंबरिंग यही रहेगा, मतलब नहीं बदलेगा, लेकिन नंबरिंग यही रहेगा। पहला ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हाइड्रोजन का ट्रांसफर, दूसरा हाइड्रोजन छोड़ के दूसरे ग्रुप का ट्रांसफर, तीसरा पानी के प्रेजेंस में तोड़ता है। आइए देखते हैं डेफिनेशन अपार्ट जरा लिख दूं मैं। कैटेलाइजेस breakdown of molecules in presence of पानी। कह रहा है ठीक है सर, आपकी बात को कैसे मान लें सर कि पानी के प्रेजेंस में ये तोड़ता है। तो अभी अभी आपके सामने एक एग्जांपल रखा जाएगा, आप समझ जाइएगा। जैसे बड़ा ही फेमस एग्जांपल है, सुक्रोज है। सुक्रोज को पानी दीजिएगा और एक एंजाइम दीजिएगा, नाम है सुक्रेज एंजाइम, तब जाके सुक्रोज टूटेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया, आप चिंता नहीं कीजिए, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। इससे भी ज्यादा जो मजेदार लाइन हम लिखने जा रहे हैं हाइड्रोलिसिस के बारे में, वो इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिसिस के बारे में कहता है तुम्हारी बॉडी के जितने भी खाना पचाने वाले एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो हाइड्रोलिटिक है। अब कैसे हाइड्रोलिटिक है मैं आपको समझाता हूँ। ऑल डाइजेस्टिव, अभी अभी तुम समझ जाओगे कि आखिर पानी की जरूरत पड़ी क्यों। ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर हाइड्रोलिटिक इन नेचर। सारे के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम हाइड्रोलिटिक होते हैं नेचर में। कहोगे सर नहीं माने आपका बात। अब सुनो, इसके कॉन्सेप्ट को, कोर थीम को समझो, फिर आगे चलेंगे कि क्यों सारे डाइजेस्टिव एंजाइम हाइड्रोलिटिक होते हैं। तुम पढ़ के आए हो, हम ही को तुम पढ़ा दोगे। सुनो, तुम्हारे खाने में क्या क्या हो सकता है जरा बताओ तो। कौन कौन सा बायोमोलिक्यूल हो सकता है? कार्बो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? Yes, sir. प्रोटीन हो Yes. सकता है, अमाइनो एसिड से बना हुआ है। लिपिड हो सकता है बाबू, और लास्ट न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। यही ना हो सकता है, डीएनए आरएनए। बोलिए तो Yes. दूसरा यस क्या खा सर। लोगे? दूसरा क्या, हाथी घोड़ा खा लोगे? उसमें भी यही मिलेगा तुमको, मिलना तो यही है ना। अब कह रहा है सर बात ऐसा है सर, जैसे मान लो, चलो अब आपको हम कुछ समझाते हैं। जैसे मान लो तुम कार्बोहाइड्रेट खाए, चलो एक बड़ा फेमस कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं। मान लो कि तुम्हारा मन किया कि माल्टोज खाएं, माल्टोज खाएं हम लोग, ठीक। अब पहले तो आप, माल्टोज बना किस चीज से है? तो माल्टोज बना होता है बाबू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, इसका भी फॉर्मूला C6H12O6। लेकिन इसको बनाते टाइम में आपने पानी निकाला है, तब ना जाके माल्टोज बना है। C12H22O11। बोलिए तो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक यस है, सर। ये बना है क्योंकि बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। और जब तुम इसको खाओगे, ईट करोगे, ईट करोगे, तो इस पे काम करेगा माल्टेज, और माल्टेज एंजाइम इसको तोड़ेगा वापस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। अच्छा सुनो, तुम माल्टेज एंजाइम को कह रहे हो कि माल्टोज को तोड़ दो, वो कह रहा है ठीक है मैं तोड़ दूंगा। लेकिन जब उसको वो तोड़ने गया तो देखा यार इसमें तो पानी की कमी है, क्योंकि एक पानी तो इसका निकाला गया है, क्योंकि इसको ओरिजिनल फॉर्म ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़िएगा तो पानी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, जो आप निकाल चुके हैं। बोलिए तो, तभी तो फॉर्मूला Yes, कंप्लीट sir. होगा, तभी ना फॉर्मूला यस सर। कंप्लीट होगा। तो इस माल्टेज को जब तक पानी नहीं दीजिएगा वो वापस उसको तोड़ पाएगा? No, sir.
फॉर्मूला कैसे No, कंप्लीट no, होगा? sir. क्योंकि फॉर्मूला में तो उसके पानी की ही कमी है। मतलब तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट बनाते टाइम में तुमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में पानी निकाल लिया है, तो वापस उसको रीस्टोर करने के लिए पानी देना पड़ेगा। आते हैं आपके प्रोटीन पे। कह रहा है सर मान लीजिए हम एक डाई पेप्टाइड खा रहे हैं। जैसे डाई पेप्टाइड कैसा है? मान लीजिए दो पेप्टाइड है, COH R NH2H। मान लीजिए इससे एक दूसरा मैंने अमाइनो एसिड जोड़ दिया है CH। आप पढ़ के आए हैं यहाँ COH, यहाँ NH2, पानी निकलेगा आपको पता है, यहाँ से निकाल दिया हमने पानी, ठीक, -H2O। ये है क्या? एक डाई पेप्टाइड है, ठीक, डाई पेप्टाइड है। मान लो तुमने इसको खा लिया, कौन सा एंजाइम इस पे काम करेगा? डाई पेप्टिडेज। ये भी डाइजेस्टिव Yes. एंजाइम। अब इस डाई, सुनो, दो अमाइनो एसिड को जोड़े थे तुम, उसको खा रहे हो तुम, उसमें से निकला है पानी, क्योंकि बॉन्ड कौन सा बना है? कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड, उसके फॉर्मेशन में तुम पानी निकाल लिए हो, वापस तोड़ोगे तो अमाइनो एसिड बनेगा, वापस तोड़ोगे तो अमाइनो अमाइनो अलग अलग हो जाएंगे, बोलो तो। Yes, sir. क्योंकि बनाते हाँ। टाइम में पानी निकाल लिए हो, तो फिर से देते टाइम में पानी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? बिना पानी के ये तोड़ पाएगा? No, sir. नहीं। No, ठीक। No, sir. sir. मान लो तुम एक लिपिड खा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लिपिड में तुम क्या खा रहे हो? तो मान लो एक तुम सिंपल लिपिड खा रहे हो। तुम जानते हो कि सिंपल लिपिड बना होता है ग्लिसरॉल, अगर मैं बता दूं, प्लस फैटी एसिड, दोनों को जोड़ने से बना होता है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. तुम्हें sir. पता ही है यस सर। कि वहां ईस्टर बॉन्ड बना होगा, वहां पानी निकला होगा। अगर मान लो तुम इस पे लाइपेजेस दे रहे हो एंजाइम, तो वो वापस इसको ग्लिसरॉल को अलग और फैटी एसिड को अलग कर देगा, बोलो तो। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। लेकिन जब दोनों को जोड़े थे, जब दोनों को जोड़े थे तो ईस्टर बॉन्ड बना था, पानी निकाले थे, तो वापस ग्लिसरॉल बनाने के लिए और वापस फैटी एसिड बनाने के लिए पानी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। मतलब एक चीज तुम देख रहे हो कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल बनाने के लिए, सिंपल देखो, हम लोग डाइजेशन कहते किसको है? जो कॉम्प्लेक्स है। डाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? कोई कॉम्प्लेक्स फूड है, वो तुम्हारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसको तोड़ो। अब ग्लूकोज को तुम थोड़ी ना तोड़ोगे, ग्लूकोज एज इट इज एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ग्लूकोज को पानी देने की जरूरत नहीं है डाइजेस्ट करने के लिए, सीधा ग्लूकोन डी पिया, एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन वही ग्लूकोज ग्लूकोज जोड़े हुए हो तो तोड़ो उसको, तब जाके एब्जॉर्ब होगा। अब कह रहा है सर, देखो सर, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना था तो पानी निकला था, तो पानी देना पड़ेगा। प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड, पानी निकला था, पानी देना पड़ेगा। लिपिड में ईस्टर बॉन्ड, पानी निकला था, पानी देना पड़ेगा। न्यूक्लिक एसिड में भी आपने पढ़ा है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बनता है, वहां भी पानी निकला था। तो अगर आपके पास मैं दे रहा हूं PSB और आप इसको तोड़ना चाहते हो, ये PSB क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ध्यान दीजिए, आप कौन सा एंजाइम यहां यूज करोगे? न्यूक्लियोटाइडेजेस। तो न्यूक्लियोटाइडेजेस यूज करोगे तो P अलग, S अलग, B अलग, लेकिन उनको तोड़ने के लिए फिर से क्या देना पड़ेगा आपको? पानी देना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? Yes, Yes, sir. sir. यस तो सर। जब बनाते टाइम में किसी चीज का पानी निकाले हो, तो वापस उसको रीस्टोर करने के लिए पानी देना ही पड़ेगा। ये सब तुम्हारे खाने में होते हैं, इन्हीं को तो पचाता है एंजाइम, और जो पचाता है उसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हो। तो उसको पानी देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? यस देना सर। Yes, sir. Yes, पड़ेगा। sir. इसीलिए ये भी जरूरी है कि आप खाना खाएं तो पानी पिए। मेढक की तरह बस खाना खा रहे हैं, पानी पी ही नहीं रहे हैं, पेट फूल जाएगा। क्यों पेट फूल जाएगा? खाना ठीक से नहीं पचेगा। बस खाए जा रहे हैं, पानी पी ही नहीं रहे हैं। अब पानी नहीं पीजिएगा तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाएगी? ठीक से काम नहीं करेगी, डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं सही से काम करेंगे, क्योंकि प्रॉपर डाइजेशन के लिए, कॉम्प्लेक्स फूड्स को डाइजेस्ट करने के लिए, यू हैव टू गिव वाटर टू योर बॉडी। मैं उम्मीद करूं कि बड़े आराम से आप इस बात को समझ गए हैं। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर है लाइजेस का। लाइजेस जो है हमारे भाई साहब चौथे नंबर पे हैं। जरा मैं नंबरिंग चेक कर लूं कि मैंने नंबरिंग में क्या यूज किया है। 1 2 ब्लू कलर, ठीक है, रोमन। आते हैं, नेक्स्ट है लाइजेस चौथा नंबर।
सुनिए फिर से, मैंने कहा था पहला हाइड्रोजन का दूसरा हाइड्रोजन छोड़ के किसी भी दूसरे ग्रुप का, तीसरा पानी के प्रेजेंस में, चौथा बिना पानी के तोड़ता है। कैटेलाइजेस ब्रेक डाउन ऑफ। अरे GMD4 वाले बच्चे हैं या नहीं है? कितने हैं? जरा हैंड रेज कीजिए तो। GMD4 वाले बच्चे हैंड रेज कीजिए। अब तक 8 ही बच्चे हैं GMD4 के। बाकी GMD4 के बच्चे कहाँ गए? GMD4 में तो अच्छे खासे बच्चे थे। अच्छा, 8 बच्चे GMD4 के हैं। हैंड डाउन कर लीजिए आप लोग। 9 है। हैंड डाउन कर लीजिए, कर लीजिए हैंड डाउन। जरा हैंड डाउन कर लीजिए सारे। ठीक है, जरा GMD5 वाले हैंड रेज कीजिए। GMD5 वाले में कुछ मिलाना है ना बैच, कितने बच्चे हैं हमारे? GMD5 में है 12 बच्चे हैं GMD5 में सर। और भी है कोई? 13 14 GMD5 14 ठीक है, GMD5 में 14 बच्चे हैं। ठीक है, और कोई नहीं नया GMD5 का। ठीक है, तो 14 और 8 हो गया 22, मतलब बाकी 1 2 3 के बच्चे हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये चीज़ बस मैंने ऐसे देखा। देखो लाइजेस का देखना ध्यान से, हम रिएक्शन भी बताएंगे, चिंता नहीं करो। ठीक है, 1 2 3 वालों को हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, मेरे को बस थोड़ा मिलाना था। आप लोगों का तो सिलेबस आ गया है ना 1 2 3 वालों का। मैं देख रहा हूँ कि GMD4 5 वाले बच्चे क्लास ना छोड़ें, क्योंकि फिर ये बाद में पीछे से कहेंगे कि सर मेरे को समझ में नहीं आया। देखो यहाँ 2 कार्बन कार्बन जुड़े हैं, उनमें एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है X और Y। आपने X और Y को इसके साथ हटा दिया तो एक्स वाई अलग हो गया और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि आपने बॉन्ड हटाया है। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में है, आपको समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूँ लाइज बिना पानी के तोड़ता है। चलिए आपको फिर से दिखाते हैं। रिएक्शन याद नहीं रखिएगा, आगे बॉटनी में जूलॉजी में ये रिएक्शंस खुद से पढ़ते जाइएगा। फिर से आपको एक रिएक्शन पढ़ाते हैं, ग्लाइकोलिसिस का ही रिएक्शन है। ग्लाइकोलिसिस का नाम सुने हैं? प्लांट रेस्पिरेशन में पढ़ना है। यस यस सर। सर। सुनिए यस सर। वहां पे, अब सुनिए, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। उसी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और फ्रक्टोज को एक और फॉस्फेट देके उसके कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 6 पे, तो कहलाता है वो फ्रक्टोज 1,6। इसके पास 2 फॉस्फेट है, डाई फॉस्फेट। आपको एक बात पता है, फ्रक्टोज जो है वो 6 कार्बन का कंपाउंड है। रिएक्शन आपको याद ही नहीं रखना है, देखिए क्या दिखा रहे हैं, 6 कार्बन का कंपाउंड है। कह रहा है सर यहाँ एक एंजाइम बुलाया जाए एल्डोजेज। आप जानिए कि ये फ्रक्टोज एल्डोजेस के बुलाने पे टूट जाता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, बिना पानी के डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और उसी को हम लोग कहते हैं DHAP प्लस। आप जानते होंगे दूसरा टूट जाता है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में ये है PgAl, इसको कहते हैं PgAl। ये सब आप पढ़ोगे, जानते हैं। देखिए यहां ध्यान से, फ्रक्टोज कितने कार्बन का कंपाउंड था बोलिए तो? 6। 6 ये दोनों कार्बन। जो है ये 3 3 कार्बन के कंपाउंड है। आपके पास एक 6 कार्बन, बस इतना ही देखिए, आपके पास एक 6 कार्बन का कंपाउंड था, आपने उसको तोड़ दिया, बिना पानी के तोड़ा, 3 3 कार्बन के 2 कंपाउंड में। यही काम होता है लाइजेस का। समझ में आया सबको? यस यस सर। सर। आसान है। और रिएक्शन याद नहीं रखना है आप, क्योंकि बायो अपना पढ़ोगे आप बॉटनी में, जब जरूरत होगी तो खुद ब खुद पढ़ लोगे। अगला है आइसोमरेज। देखो आइसोमरेजेस तुम सोचोगे कि तोड़ता होगा, कह रहा है नहीं। क्यों तोड़ेगा भाई? ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है, दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, C6H12O6। अगर ग्लूकोज से फ्रक्टोज में कन्वर्ट करना है तो थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशन बदलना पड़ेगा, तोड़ के थोड़ी ना ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाइएगा। मतलब आइसोमरेजेस एंजाइम थोड़ा बहुत मॉलिक्यूल्स का इधर उधर करता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड, फ्रक्टोज में कीटोन, बाकी सब सेम है, मॉलिक्यूलर वेट फॉर्मूला सब सेम है। अरेंजमेंट करता है, रीअरेंजमेंट करता है, तोड़ता नहीं है। ये क्या करता है और क्या बनवाता है रीअरेंजमेंट करके? आइसोमर बनवाता है। समझ रहे हैं बात को?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. To form आइसोमर्स। कहिएगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल अभी दिखाते हैं। देखिए, एक बड़ा ही फेमस कंपाउंड है, फिर से ये रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस का है, याद नहीं रखिएगा, बस समझने के लिए दिखा रहे हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कह रहा है इस रिएक्शन में ग्लूकोज के छठे नंबर कार्बन पे फॉस्फेट लगा हुआ है। सर एक काम करो, इसको एक एंजाइम दो। कौन सा एंजाइम? आइसोमरेज। अब ग्लूकोज का जो आइसोमर है वो है फ्रक्टोज, वो इसको फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये बन जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्लियर है ये बात सबको? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. आखिरी जो एंजाइम है वो जोड़ता है। अभी तक आपको पहले ही मैंने रटवा दिया है, अब सिर्फ उसी का डिटेल वर्जन पढ़ा रहे हैं, आपको याद हो चुका है। आखिरी जोड़ता है, उसका नाम है लाइगेजेस। अगर मैं लाइगेजेस की बात करूं, लाइगेजेस क्या करता है तो ध्यान दीजिएगा, कैटालाइजेस, कैटालाइजेस कोवैलेंट बॉन्डिंग। ये कोवैलेंट बॉन्ड बनवाता है दो सबस्ट्रेट के बीच में, तभी वो जुड़ते हैं। कैटालाइजेस को बॉन्डिंग ऑफ टू सबस्ट्रेट टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल। ध्यान दीजिएगा, बस इतना जानिए कि ये जोड़ता है। अब इसका एग्जाम्पल देख के ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल फिर से आपको याद नहीं रखना है, कहाँ पढ़िएगा आप? फोटोसिंथेसिस में। इवन पढ़े भी होंगे, मैं लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बड़ा ही फेमस कंपाउंड है, उसका नाम है फॉस्फोइनोल पाइरूविक एसिड। पाइरूविक एसिड कहिएगा, हमें याद रखना है। सर नहीं भाई, याद तो कुछ नहीं रखना होता है, इसी का नाम है पेप। पेप जो है 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, जानते हैं? इसको दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के पास एक कार्बन है और एक एंजाइम दिया जाता है, नाम है उसका पीपी कार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम है, प्लस दिया जाता है एटीपी। जानते हैं वो क्या करता है? इसको बना देता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, जिसको हम लोग OAA कहते हैं, जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है। सुनो, 3 और 1 4 होता है। सिर्फ इतना देखो, थीम समझो कि इस एंजाइम ने, पीपी कार्बोक्सिलेज ने 3 + 1 को जोड़ के एक 4 कार्बन का कंपाउंड बना दिया है। जोड़ दिया है, बोलिए तो। Yes, Yes, sir. sir. बस 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 बस, Yes. आपको थीम ही जानना था। आपकी एनसीईआरटी लिखता है कि ये ज्वाइन करते हैं कार्बन ऑक्सीजन को, कार्बन सल्फर को, कार्बन नाइट्रोजन को, इनके बीच में बॉन्ड बनवाता है। जैसे कार्बन है, बगल में फॉस्फेट है, बॉन्ड बनवा देगा। फॉस्फेट ऑक्सीजन को ETC बाई यूजिंग ATP, वाई यूजिंग ATP। हालांकि इनको ATP की जरूरत पड़ती है। तो थीम समझना था। आपने पूरा का पूरा एंजाइम टॉपिक बड़े ही आराम से कवर कर लिया है। समझ में आया सबको? Yes, sir. रिएक्शन। Yes, sir. नहीं याद रखना है, रिएक्शंस याद नहीं रखना है। समझने के लिए रिएक्शन, अब जैसे फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे तो ये रिएक्शन पढ़ोगे, ग्लाइकोलिसिस पढ़ोगे तो ये सारा रिएक्शन पढ़ोगे, तो खुद पढ़ लोगे, ध्यान रहेगा तो ठीक है। नहीं ध्यान, उस टाइम जब पढ़ोगे तो ये चीज ध्यान होना चाहिए कि अच्छा ये फलाना एंजाइम है, ये इस तरह से काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। टीचर सिर्फ एंजाइम लिखेगा, वो ये थोड़ी ना बताएगा कि ये काम ये कर रहा है। बॉटनी वाले एंजाइम का नाम लिखेंगे, लिखेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इसको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में आइसोमेरेज कन्वर्ट करता है, तो तुमको याद आएगा अच्छा आइसोमेरेज ये काम कर रहा था। तुम लिखेंगे फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट है, इसमें एल्डोजेस डालोगे तो ये DHAP और PGAL में टूट जाएगा। अब तुमको याद आएगा अच्छा अच्छा एल्डोजेस जो है बिना पानी के तोड़ता था, वही एंजाइम यहाँ यूज हुआ है। कनेक्ट करना है, समझ रहे हो बात को? जब आगे पढ़ोगे तो याद नहीं रखना होता। Yes. क्योंकि जब वो लिखेंगे तो आपको एंजाइम नहीं पढ़ाएंगे, जब मैं लिखूंगा तो वो रिएक्शन नहीं पढ़ाऊंगा, और दोनों के बीच की कड़ी स्टूडेंट होता है, जोड़ के समझता है कि अच्छा ये चीज यहाँ का है, ये चीज यहाँ का है, तभी कह रहे हैं। अच्छा देखिए, अब आपको क्या पता चला? 6 क्लास होता है एंजाइम का। पहला हाइड्रोजन का ट्रांसफर, दूसरा हाइड्रोजन को छोड़ के किसी भी दूसरे ग्रुप का ट्रांसफर, तीसरा पानी की प्रेजेंस में तोड़ता है, चौथा बिना पानी के तोड़ता है, पांचवा आइसोमर में कन्वर्ट करता है, छठा जोड़ता है। कोई तकलीफ?
No, sir. No, No, sir. sir. अब आते हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। देखिए नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मॉड्यूल में है और क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको समझाते हैं नॉमेनक्लेचर, हम लैंग्वेज भी लिख देंगे। देखिए एंजाइम्स का नाम कैसे रखा जाए, इसको लेके पूरी दुनिया में कंफ्यूजन था। कोई कुछ कह देता था, कोई कुछ कह देता था। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने कहा कि इसका सॉल्यूशन निकालो। उसने ठेका दिया, उसने बनाया एंजाइम कमीशन, और कहा उस एंजाइम कमीशन के मेंबर्स को कि इसका सॉल्यूशन निकालिए। तो एंजाइम कमीशन ने क्या किया, सुनिए। एंजाइम कमीशन ने कहा कि हम लोग हर एंजाइम को, हम ऊपर की कहानी लिख देंगे, हर एंजाइम को एक 4 लेटर का कोड असाइन करेंगे। जैसे मान लो तुम्हारा नाम रवि है, लेकिन अब रवि तुम्हारे स्कूल में बहुत सारे हैं, तो तुम्हें कहा जाएगा रवि 1, किसी को कहा जाएगा रवि 2। मान लो तुम्हारा नाम मैंने अल्फा रख दिया, किसी का बीटा रख दिया, तो एक कोड असाइन किया गया है। हर एंजाइम को एक 4 लेटर का कोड असाइन किया जाता है। इन 4 लेटर के कोड में अब ये जो चारों लेटर हैं, इनका कुछ ना कुछ तो मतलब होता ही होगा। आइए बताते हैं आपको। ये चीज 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, चुटकियों में समझ में आ जाएगा। जो इसका फर्स्ट लेटर है, ध्यान दीजिएगा, वो इंडिकेट करता है क्लास को। जो सेकंड लेटर है वो इंडिकेट करता है सब क्लास को। जो थर्ड लेटर है वो इंडिकेट करता है सब सब क्लास को। और जो फोर्थ लेटर है, ध्यान दीजिएगा, वो बताता है इंडिविजुअल एंजाइम को। कहिएगा सर नहीं समझ में आया। बिल्कुल आपकी तरह ही मेरे को भी नहीं समझ में आया। आप यूज कैसे करोगे? तो देखो, आपका काम सिर्फ फर्स्ट लेटर पे सिमट जाता है, क्योंकि आपको उसके आगे नहीं पढ़ना है अभी। पहला लेटर बताता है एंजाइम के क्लास को। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5वें नंबर पे आता है आइसोमरेज। पूछेगा आपसे सिर्फ इतना ही सवाल कि ये जो कोड है, ये एंजाइम किस क्लास से बिलोंग करता है, आइसोमरेज से। मान लीजिए पहला लेटर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 3 लिख देता, तब किस क्लास से बिलोंग करता, बोलो? Hydrolysis. हाइड्रोलेज। ठीक। 1 लिखता ऑक्सीडो रिडक्टेज, 2 लिखता ट्रांसफरेज, 3 लिखता हाइड्रोलेज, 4 लिखता लाइजेज, 5 लिखता आइसोमरेज, 6 लिखता लाइगेसेज। मतलब आप समझ चुके हैं कि आपकी कहानी इतनी ही है, इससे आगे नहीं। इससे आगे का आप हायर क्लास में सीखोगे। समझ में आया? आप एंजाइम का कैसे क्लास बताओगे, उसके कोड को देख के वही चीज आपसे पूछा जाएगा, उससे आगे नहीं पूछा जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. Yes, अब sir. कहानी लिख देते Yes, हैं। sir. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री हैज, आईयूबीसी को कहते हैं, हैज अपॉइंटेड एन एंजाइम। अरे माइक ऑन है और किताब के पन्ने पलट रहे हैं। ईसी which has given a 4-letter code, 4-letter code to each एंजाइम। और ये रहा 4-letter कोड का डिटेल मतलब। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गया समाप्त। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखो, एक चीज समझाते हैं आपको थोड़ा सा, एक छोटा सा। हालांकि ये चीज़ आप पहले से पढ़ चुके हैं एंजाइम के बारे में बहुत कुछ, फिर भी मैं लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एंजाइम की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो बस शॉर्टकट है, 2 मिनट में तुम समझ जाओगे, चुटकियों में इसको निपटा देते हैं, बस एक ही लाइन का काम है। कह रहा है कि सर अभी अभी तो पता चला है सर कि एंजाइम क्या होते हैं। तो सबसे पहले प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं, प्रॉपर्टी हो गया, प्रोटीन का बना हुआ होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है, माल्टोज को जब तोड़ेगा तो माल्टेज ही तोड़ेगा। तीसरा,
बहुत ज्यादा इफिशियंट मॉलिक्यूल होता है। 200 मॉलिक्यूल बन रहा था प्रोडक्ट, उसको 6 लाख में कन्वर्ट करा दिया। तो आपने क्या पढ़ा? एंजाइम्स आर प्रोटीनेसियस, स्पेसिफिक एंड हाईली specific. Enzymes are proteinaceous, highly specific and highly efficient. नहीं बोलोगे? Molecules बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक, तो हाईली एफिशिएंट मॉलिक्यूल से सुनो, एक दूसरा प्रॉपर्टी समझ लो, बस जान लो। कह रहा है कि सर, जैसे एक रिएक्शन है सर, जैसे मान लीजिए आपके घर के पास दो पड़ोसी लड़ रहे हैं, ठीक है, खूब लड़ाई मस्त हो रही है। आप गए वहां पे, दोनों को लड़ते हुए देखे, अब आपके दिमाग में खुरापात आया, आप उन दोनों को और चढ़ा दिए, मारो उसको दो झापड़, उसको भी बोले दो झापड़, इसको भी मारो, मुक्का मारो इसको, मुक्का एकदम शर्ट का बटन तोड़ के मारो। और वो दोनों मारपीट करने लगा, शर्ट का बटन फाड़ फूड़ लिया दोनों एक दूसरे का सब। अब आप थे एंजाइम, आपने उस रिएक्शन को एक्सेलरेट कर दिया, लेकिन आपका कुछ उसमें गया? बोलिए तो। No, No, sir. No, sir. नो सर। no, आप sir. दोनों को No. लड़ा No, दिए, sir. बेचारे लड़ लुड़ के अपना प्रोडक्ट बनवा लिए, मुंह हाथ फोड़ फाड़ लिए, आपका कुछ नहीं गया। आप उस रिएक्शन में एंटर किए, एज इट इज बाहर निकल गए। ऐसे ही होता है एक एंजाइम। एंजाइम एक रिएक्शन में एंटर करता है, प्रोडक्ट बनवाता है, और बिना चेंज हुए, बिना खुद को खर्च किए हुए बाहर निकल जाता है। तो एंजाइम बिल्कुल उस एक्सेलरेटर पर्सन की तरह होता है जो किसी रिएक्शन को लड़वाता है, किसी लोग को लड़वाता है। समझ रहे हैं बात को? Yes, 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 sir. yes, sir. Do not consume itself during a reaction, कभी कंज्यूम नहीं करता है। It only enhances the, अगर आप इनऑर्गेनिक होते, इनऑर्गेनिक एंजाइम होते, तो हो सकता था आप उन दोनों की लड़ाई को शांत भी करा देते, उन दोनों को कहते भाई मान जाओ, लड़ाई फड़ाई नहीं करो। लेकिन आप कौन से वाले हैं जरा बताइए तो? एंजाइम है, ऐसे Organic. कैटलिस्ट है, बायो कैटलिस्ट है, तो सिर्फ बढ़ाइएगा, दोनों को लड़वाइएगा। It only enhances the rate, and after completion of reaction it gets liberated as it is। ठीक, अनचेंज्ड फॉर्म में बाहर आ जाता है। एंजाइम खुद को कभी खर्च नहीं करता है। तो ये था प्रॉपर्टी। अब इसके बाद जो चीज आपको पढ़ाने वाले हैं वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर से एनसीईआरटी का टॉपिक है। हम जरूरत के हिसाब से ऊपर भी शिफ्ट करेंगे, एनसीईआरटी से बाहर भी जाएंगे। वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। तो बस 1 मिनट रुकिए, इसको पढ़ाते हैं। बस 1 मिनट रुकिए। सर पिछली वाली स्लाइड कर दो। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ पिछली वाली स्लाइड। पूछना है बेशक पूछ लीजिए, मैंने स्क्रीन छोटा कर दिया है, आपके एंड से जूम हो जाएगा ये। कुछ कुछ पूछ भी लिया कीजिए, पढ़े हुए बहुत सारे इसमें बच्चे हैं हमारे जिन्होंने बायोमोलिक्यूल पढ़ लिया है, तो मन में कई सारे डाउट आते हैं, सवाल आते हैं, तो बेशक आप पूछ सकते हैं बिना शर्माए घबराए। चलो पानी पी लेते हैं, फिर आगे पढ़ाते हैं।
चलो देखो, हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आखिर कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को या तो बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं, और उन कैसे अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। देखो, एनसीईआरटी से बाबू आपको 3 फैक्टर पढ़ना है। पहला फैक्टर पढ़ना है टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर पढ़ना है पीएच, और तीसरा पढ़ना है सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें टेम्परेचर अभी खत्म कर देंगे। 3 एनसीईआरटी से पढ़ना है। हम आपको 6 पढ़ाएंगे, बाकी तीनों का नाम बस लिखवाएंगे क्योंकि उस पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा आपको। और बाकी तीनों का जो नाम लिखवाएंगे उसमें से एक, मतलब आप जानिए कि आपको 4 फैक्टर हम पढ़ाएंगे। नाम 6 फैक्टर का बताएंगे, पढ़ाएंगे 4, एनसीईआरटी में है 3। तो फिलहाल तो एनसीईआरटी से पढ़ा जाए। क्या कहता है एनसीईआरटी, सुनिए। कह रहा है आप एक बात जानिए, एनसीईआरटी क्या कहता है, नहीं ये मॉड्यूल भी है और इसी पे बेस्ड आपके सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। कहता है एंजाइम्स जो है ना सर, हमारी बॉडी के या किसी भी लिविंग सेल के एंजाइम, वो एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में काम करते हैं। एंजाइम वर्क्स इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, वो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में काम करते हैं। अच्छा, वो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है? कहता है सर जान लो 5 से 40 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है मान लो कि हम 40 से बढ़ा दे तो क्या होगा, और घटा दे तो क्या होगा। तो सुनिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर इफ, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई एंजाइम है और आप उसको हाई टेम्परेचर पे ले जाते हो, एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा। हाई टेम्परेचर पे ले जाते हो, हाई बोले तो 40 से ऊपर, और कह रहा है कि लो पे ले जाते हो, तब क्या होगा? लो टेम्परेचर पे लेके जाते हो, लो बोले तो 5 से कम, तब क्या होगा? देखो, एंजाइम है बाबू, एंजाइम है प्रोटीन, और प्रोटीन का कौन सा फॉर्म है? 2D फॉर्म, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, कौन सा फॉर्म है बोलो तो? टर्शरी। टर्शियरी। इस तरह से एक टर्शियरी स्ट्रक्चर है, दिस इज अ एंजाइम। ठीक है, ये एक एंजाइम है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए इसका ये एक्टिव साइट है, सुनते रहिए साइट में। कह रहा है सर एक्टिव साइट है, ये एंजाइम है, ये इसका टर्शियरी स्ट्रक्चर है। सर हीट करते हैं हम लोग, इसको हीट करते हैं, 40 से टेम्परेचर ऊपर ले जाते हैं। कह रहा है एंजाइम में जो मॉलिक्यूल्स होंगी उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि आप हीट कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। टर्शियरी स्ट्रक्चर में ढेर सारे बॉन्ड होते हैं, बहुत सारे बॉन्ड होते हैं। उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा बॉन्ड होता है जिसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। वो इस टर्शियरी स्ट्रक्चर को जनरली मेंटेन करके रखता है, हालांकि और भी बहुत सारे बॉन्ड होते हैं। जैसे ही एंजाइम में काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ये हीट करने पे टूट जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और टूटते ही ये एक सीधे धागे में कन्वर्ट कर जाता है प्राइमरी में। जानते हैं ये कहलाता है कि एंजाइम कर गया डीनेचर, उसकी नेचर प्रवृत्ति ही खत्म हो गई। टर्शियरी था, अब वो प्राइमरी बन गया क्योंकि बॉन्ड टूट गया। अब एक बार अगर ये प्राइमरी बन गया तो इसको वापस आप 3D फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर पे, सुनते रहिए, एंजाइम्स कर जाते हैं डीनेचर। अब पूछ रहा है कि सर मान लीजिए टेम्परेचर फिर से घटा दें तो फिर से 3D स्ट्रक्चर गेन कर लेगा? नहीं गेन करेगा। एक बार अगर एंजाइम डीनेचर कर गया, उसकी शेप खराब हो गई, तो वापस शेप रीगेन नहीं कर सकता है। अब ये एंजाइम नॉन फंक्शनल हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर नॉन फंक्शनल होता है। इस एंजाइम की कैटेलिटिक एक्टिविटी आप गेन नहीं कर सकते हो, कैन नॉट बी रीगेन। कह रहा है अच्छा, इसका सर एप्लीकेशन बताओ। तो देखिए, जब आपको बुखार होता है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, बढ़ता है टेम्परेचर 38, 39, 40। हाई फीवर डेंजरस होता है, लोग कहते हैं हाई फीवर हो गया मर गया। मान लीजिए आपको 103-4 बुखार है, तब टेम्परेचर आपकी बॉडी का 40 से ऊपर होगा, और आपकी बॉडी के जो एंजाइम्स होंगे ना, वो बिखरना शुरू करेंगे, डीनेचर करना शुरू करेंगे। अब अगर एंजाइम डीनेचर करेंगे तो आपकी बॉडी में जो रिएक्शन चल रहा है वो सब स्लो डाउन हो जाएगा, और थोड़ा मोड़ा नहीं, कई गुना ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगा। सेल्स में मेटाबॉलिज्म इतनी स्लो हो जाएगी कि आपकी जरूरतें नहीं पूरी होंगी और आपकी डेथ हो जाएगी, भले आपका टेम्परेचर कम ही क्यों ना कर दिया जाए। एट द सेम टाइम आप कहोगे कि सर अगर
हम लोग लो टेम्परेचर पे रखते हैं तो क्या होगा? तो लो टेम्परेचर पे एंजाइम खराब नहीं होता है, डीनेचर नहीं होता है, बस फ्रीजन स्टेज में चला जाता है, फ्रोजन स्टेट में चला जाता है, जिसको कहते हैं कि किस स्टेट में चला गया है? इनएक्टिव हो गया है। जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे कई बार कई सारे लोग, सैनिक वगैरह या नॉर्मल लोग बर्फ में दब जाते हैं। अब दब गए, 10-10 दिन तक बर्फ में है, अचानक से कभी बर्फ हटाया गया तो मिले अब माइनस टेम्परेचर में है, बॉडी का टेम्परेचर एकदम फ्रीज कर गया है, क्योंकि अब उस टाइम में एकदम मेटाबॉलिज्म उनकी शट डाउन हो गई है, क्योंकि एंजाइम इनएक्टिव हो गए हैं। अब उस इंसान को लाया जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, उसकी टेम्परेचर रीस्टोर की जाती है, कहा जाता है कि बहुत सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर चुके थे क्योंकि रिएक्शन स्लो डाउन हो चुका था। लेकिन जब टेम्परेचर रीगेन दिया जाता है तो धीरे 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 एंजाइम्स फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। कई बार पेशेंट रिकवर करके ठीक भी हो जाता है, बड़े अच्छे से काम करने लगता है, कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, फिर से बॉडी की मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाती है, पिक कर लेता है सारी चीजों को। मतलब लो टेम्परेचर से वापस नॉर्मल पे लेके आओगे तो कैटालिटिक एक्टिविटी, एंजाइम फिर से क्या कर सकता है, बोलो तो? रीगेन एक्टिव Get एक्टिव। रीगेन्ड। तो आपको समझ में आया व्हाई हाई फीवर इज डेंजरस? yes, sir. यस सर। तो आप ऑप्टिमम टेम्परेचर देके उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को गेन कर सकते हो। अब ये बात हम आपको लिख के समझा देते हैं, जो मैंने बोला अभी लिख देते हैं। इसके बाद एक ग्राफ भी देखेंगे। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है? एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी, द H bond of tertiary structure gets break, which is responsible for maintaining its tertiary structure and thereby the enzyme gets क्या कर जाता है? इनएक्टिव या डीनेचर्ड? denatured, डीनेचर्ड। नेचर अब कह रहा है कि सर इसका कोई ग्राफ भी है, तो बिल्कुल है, ग्राफ है, बस 1 मिनट का काम है, चुटकियों में आप समझ जाइएगा, उसके बाद चले जाइएगा, कोई बात नहीं है। एक्स है, वाई है, यहाँ हम दिखाएंगे वाई पे कि एंजाइम की एक्टिविटी कितनी है, और एक्स पे दिखाएंगे कि टेम्परेचर कितना है। ठीक है। कह रहा है सर इसका जो ग्राफ बनता है ना, वो ऐसे उल्टा कटोरी जैसा बनता है। उल्टा कटोरी जैसा बनता है, इसका मतलब जैसे मान लो यहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो देखो एक्टिविटी भी कम है। जैसे जैसे टेम्परेचर को आगे एक्स एक्सिस पे बढ़ा रहे हो, एक्टिविटी बढ़ते जा रहा है, देख रहे हो? yes sir, अच्छा, कह रहा है सर ये जो टेम्परेचर है ये 5 से 40 है, ये 5 डिग्री से लेके ऐसे 40 डिग्री पे इस तरह से काम कर रहा है। सर यहाँ देखिए, इस टेम्परेचर पे, इन पार्टिकुलर टेम्परेचर पे एंजाइम सबसे ज्यादा मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा है। यहाँ पे इस पार्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर को, जिसपे एंजाइम के 5 से 40 में काम कर सकता है, लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे सबसे ज्यादा काम कर रहा है, इसको कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? तो जिस पे एंजाइम शो करे, क्या शो करे? क्या? मैक्स एक्टिविटी। मैक्सिमम एक्टिविटी। और जेनरली ये 25 से 35 के बीच में होता है, 25 to 35 डिग्री सेल्सियस जेनरली। मैं उम्मीद करूं कि ग्राफ आप बिल्कुल आराम से समझ गए हो। बोलिए। आज की क्लास इतनी ही है, कुछ पूछना है पूछ लीजिए, नहीं तो थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। कुछ पूछना है? जा सकते हैं आप लोग, पीडीएफ में अपलोड कर देता हूँ। ठीक है। थैंक यू सर। sir. अगले वीक से आपका डाउट सेशन भी हम Thank you, लगा sir. देंगे, क्योंकि बैकलॉग था इसीलिए नहीं पढ़ा पा रहे थे डाउट सेशन। अगले वीक से डाउट सेशन भी लगा देंगे, आप चिंता नहीं कीजिए, आपको पता चल जाएगा जब लगेगा तो।
Thank you, sir. Thank you all. Have a good day. सर बोलो। सर वो थोड़ा नेट का इशू था सर। स्टार्टिंग की स्लाइड है सर, वो एक बार एक्सप्लेन कर दो जो आज पढ़ा है सर। वो आने में थोड़ी रिकॉर्डेड है मीटिंग, आप देख लीजिएगा, ठीक है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग ओके अवेलेबल सर। है। हाँ, रिकॉर्डिंग अवेलेबल, कोई दिक्कत? नो सर। रिकॉर्डिंग में तो देख ही लीजिएगा, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया था। ओके ठीक है, थैंक यू सर। थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा।